जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश, और उनमें से अपने सबसे पहले लेंगे चौहान वंश। चौहान वंश में जो जो भी प्रमुख शासक हुए हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अपन चौहान वंश की बात करते हैं तो चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वासुदेव, और इन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता था। कहीं कहीं ये लिखा मिलता है आदि पुरुष भी। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव या आदि पुरुष द्वारा कहाँ पर की गई, तो स्थान था सांभर या सपालदक्ष। इसके आसपास की गई थी, और इनकी राजधानी थी अहिछत्रपुर नागौर। दोस्तों, ये सब अपन को जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जानकारी अपन को कोई सपना तो आया नहीं था। यह जानकारी अपन को मिलती है, एक शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख। कहाँ है, तो भीलवाड़ा। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा इन सब के बारे में जानकारी देता है, और वासुदेव द्वारा क्या है कि चौहान वंश की स्थापना करने से पहले उन्होंने एक प्रण लिया था कि अगर 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 मैं सही तरह से चौहान वंश की स्थापना कर देता हूं तो मैं सांभर में शाकंभरी माता अपनी कुल देवी का मंदिर का निर्माण कराऊंगा। इसीलिए कुल देवी माता का मंदिर, शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया। दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव या आदि पुरुष द्वारा की गई। कहाँ की गई, तो सांभर या सपालदक्ष के आसपास, राजधानी अहिछत्रपुर नागौर में, और जानकारी बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में मिलती है, जिसके अनुसार कुल देवी शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। दोस्तों, अपन एक कदम आगे बढ़ते हैं तो चौहान वंश में सीधे अपन आते हैं 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में चौहान वंश का एक फाड़ू शासक हुआ था जिसका नाम था वो अजय राज। अजय राज ने बसाया था अजमेर, और अजमेर बसाने के साथ ही अजय राज द्वारा स्थापना की गई थी राजधानी की। और राजधानी कौन सी थी, तो राजधानी थी भाइयों यहां अजमेरू दुर्ग। भाइयों, इसी अजमेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ भी है। तारागढ़ तारागढ़ तो दो है,
राजस्थान में तारागढ़ तो दो हैं, एक तो बूंदी में है, एक तो बूंदी में है और दूसरा है वो अजमेर में है, ठीक है। इस तारागढ़ का नाम मतलब अजमेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ जो रखा गया था वो मेवाड़ के राजकुमार एक थे, कौन, तो पृथ्वीराज सिसोदिया। जो तेज धावक भी थे, बहुत तेज दौड़ते थे, इसीलिए इन्हें उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। और इन्होंने 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 अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। देखो भाइयों, हुआ ये वही तारा, राजकुमारी तारा है जिन्होंने अपने पति पृथ्वीराज के साथ मिलकर अपनी पैतृक जागीर को बचाने के लिए युद्ध लड़ा था। और तारा और पृथ्वीराज ये क्या है, तो ये दोनों पहाड़ी हैं, पहाड़ी के बीच में घाटी, दोनों आ रहे थे। पहले तो क्या करती थी भाई, पत्नियां हैं वो पति से 2 कदम पीछे चला करती थी। स्थिति सेम टू सेम यहां चल रही थी। और तारा के पैर पर क्या होती है, तो चोट आती है और उसका पैर का घुंघरू गिर जाता है। उस स्थान का नाम पृथ्वीराज ने घुंघरू घाटी रखवा दिया। घुंघरू घाटी वर्तमान अजमेर में है और वहाँ RPSC भवन स्थित है। इसकी स्थापना 1949 में जयपुर में की गई थी, लेकिन 1956 में इसे ले आया गया अजमेर में। दोस्तों, इसी अजमेरू दुर्ग को प्राचीन नाम है वो, इसी अजमेर दुर्ग का प्राचीन नाम है वो गढ़बिटली भी है। एक कदम आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए 1113 में चौहानों का प्रसिद्ध शासक हुआ था अजयराज। अजयराज ने अजमेर बसाया था और राजधानी अजमेरू दुर्ग, और उसी का नाम तारागढ़। तारागढ़ एक तो बूंदी में है, एक अजमेर में है। तारागढ़ पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ का शासक था, उसे तेज धावक था, उड़ना राजकुमार भी कहते थे। उसकी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ दुर्ग का नाम रखा गया, उसने पुनरुद्धार करवाया था इसीलिए। और उसका प्राचीन नाम गढ़बिटली था। 2 पहाड़ के मध्य भाग घाटी घुंघरू घाटी अजमेर में है, वहां RPSC भवन भी स्थित है। दोस्तों, अब चौहानों का एक और शासक आगे प्रसिद्ध होता है, वो सीधे अपन सन आ जाते हैं 1133 में, अर्णोराज। प्यार से इन्हें आना जी कहते हैं। भाइयों, आना जी एक बहुत ही अच्छे निर्माता थे। उन्होंने आना सागर झील का निर्माण कराया। उसी आना सागर झील, कहाँ है आना सागर झील, उसी झील के किनारे जहांगीर ने एक उद्यान बनाया जिसे दौलत बाग कहा जाता है। और इसी दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। इसी दौलत बाग को वर्तमान में
सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। और आना सागर झील के किनारे शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण कराया। 12 दरिया मतलब 12 छतरियों का निर्माण कराया। किसने? तो शाहजहां ने। जहांगीर और शाहजहां दोनों मुगल बादशाह और दोनों की मां राजपूत। भाइयों, अपन एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आनाजी द्वारा पुष्कर में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जिसका नाम है आदि वराह मंदिर। अर्णोराज की हत्या इन्हीं की एक नालायक औलाद थी, जिसका नाम था जगदेव, उसके द्वारा की गई। अतः पितृहंता कौन कहलाया? तो जगदेव। ये जगदेव उन नालायक औलादों में से आता है जो पड़ोसी को पापा पापा कहकर पुकारते हैं। दोस्तों, अपन एक बार फिर से देख लेते हैं। 1133 में चौहान वंश का प्रसिद्ध शासक अर्णोराज, प्यार से आनाजी, उनके द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया और शाहजहां ने 12 दरियों या 12 छतरियों का निर्माण कराया। जहांगीर और शाहजहां दोनों मुगल शासक थे और दोनों की मां राजपूत थी। आनाजी ने पुष्कर में आदिवराह नामक मंदिर का निर्माण कराया और उनकी हत्या बेटे जगदेव ने की। भाइयों, अपन एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो अपन पहुंच जाते हैं उस मोमेंट पर 1158 में सीधे। अब यहां से मजा चालू होता है भैया। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यहां से आते हैं, 1158 से चालू हो जाते हैं। जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो इधर एक शासक था विग्रहराज चतुर्थ। इन्हीं को प्यार से विशल देव कहते थे। भाइयों, विग्रहराज चतुर्थ हैं, वो एक बहुत ही विद्वान आदमी था, वह कवि भी था और उसमें सर्वगुण संपन्न शासक था। यहां एक कवि था, उनकी उपाधियां थी दो। एक तो कवि बांधव और एक उपाधि कंठाभरण। यह एक विद्वान था, इसके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। राजस्थानी साहित्य की बात करते हैं तो इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है हरिकेली नाटक। विग्रहराज चतुर्थ विद्वान तो था ही, साथ में विद्वानों का आश्रय दाता था। दरबार में दो विद्वान रहते थे। पहले का नाम तो है सोमदेव और दूसरे हैं नरपति नालह।
ये दोनों भी राजस्थानी साहित्य में बहुत ही जाने माने रचनाकार माने जाते हैं। सोमदेव की रचना है ललित विग्रहराज। और नरपति नाल्ह की रचना विसलदेव रासो। दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ विद्वान तो था ही, उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा निर्माता भी था। इन्होंने विसलपुर सागर बांध का निर्माण कराया। ये वही कहाँ है तो टोंक में है, जिसके द्वारा वर्तमान में जयपुर है, टोंक है और बूंदी है, वहां पेयजल की आपूर्ति करवाई जाती है। दोस्तों, इनके द्वारा एक संस्कृत पाठशाला का भी निर्माण करवाया गया था। जिसको एक नालायक मुगल था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके द्वारा तोड़ दिया गया और संस्कृत पाठशाला के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। इसी 2.5 दिन के झोपड़े में 2.5 दिन का उर्स भी लगता है पंजाब शाह की याद में, और इसे ही राजस्थान की प्रथम मस्जिद। दोस्तों, यह एक अच्छे निर्माता के साथ साथ बहुत ही अच्छा योद्धा भी था। इसने अपना शासन दिल्ली के मेरों को पराजित कर, दिल्ली में थे मेर, उनको पराजित कर अपना शासक अजमेर से दिल्ली तक फैलाया था। दोस्तों, अपन एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। 1158 में चौहानों का प्रसिद्ध शासक विग्रहराज चतुर्थ, उन्हें विसलदेव भी कहते हैं, कवि थे, उपाधि कवि बांधव ने कंठाभरण, और विद्वान था, विद्वान उनके द्वारा नाटक लिखा गया हरिकेली नाटक। और उनके दरबार में कौन कौन से रहते थे तो 2 बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहते, सोमदेव जिनकी रचना है ललित विग्रहराज, और नरपति नाल्ह जिनकी रचना है विसलदेव रासो। दोस्तों, साथ में वो बहुत ही अच्छे निर्माता भी थे। उन्होंने विसलपुर सागर टोंक का निर्माण कराया और उन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तोड़ दिया गया, और उसे तोड़कर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण में परिवर्तित कर दिया, और वही राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। वहां पंजाब शाह पीर शाह की याद में लगता है 2.5 दिन का उर्स, और इन्होंने अपना शासक दिल्ली के मेरों को पराजित कर दिल्ली से अजमेर से दिल्ली तक विस्तृत किया। और इनके बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक आते हैं 1170 में, जिनका नाम क्या था तो इनका नाम था सोमेश्वर। यह वही सोमेश्वर है यह वही हस्ती है जिसके द्वारा आपने वो शिलालेख, तो जहां से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त होती है वो शिलालेख है कौन सा, बिजोलिया शिलालेख।
बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा सोमेश्वर द्वारा लिखवाया गया था। इनकी अचानक हो जाती है मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 1177 में गद्दी पर बैठता है 11 वर्ष की आयु में एक बालक, जिससे बाद में इतिहास में राय पिथारो या पृथ्वीराज चौहान थर्ड के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं ये। इनके पराक्रम और उनकी वीरता के चर्चे आज भी बहुत चलते हैं। नाम था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। प्यार से इन्हें राय पिथारो भी कहते हैं। दोस्तों, जब ये शासक बने तो इनकी उम्र स्वाभाविक है 11 वर्ष की थी, तो बहुत कम थी। उनकी संरक्षिका थी उनकी मां, जिनका नाम था कर्पूरी देवी। संरक्षिका बनाया गया उनकी मां को ही, जो कर्पूरी देवी थी उन्हें ही संरक्षिका बना दिया गया। और शासक बनते ही पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने एक नीति अपनाई कि अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को ही पराजित कर उन्हें अधीनता स्वीकार करना। ठीक है। और इस नीति को क्या कहते हैं? तो दिग्विजय की नीति। दिग्विजय नीति अपनाई। दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान थर्ड और थोड़े बड़े हो गए, उन्होंने धुआंधार युद्ध करने और जीतने प्रारंभ कर दिए थे। इन्होंने 1182 में महोबा के युद्ध में परमदीर चंदेल को पराजित कर अधीनता स्वीकार की। महुआ उत्तर प्रदेश में है। महुआ के युद्ध में परमदीर चंदेल को पराजित कर अधीनता स्वीकार की, मतलब अधीनता स्वीकार करवाई। भाइयों, दूसरा एक युद्ध था। गुजरात का शासक कौन था? तो भीम सिंह सेकंड। उनको भी अधीनता स्वीकार करवाई थी पृथ्वीराज ने। एक शासक और था, उसका पृथ्वीराज चौहान का ही चचेरा भाई, जिनका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन को भी पराजित कर अधीनता स्वीकार करवाई थी। और कन्नौज यूपी में एक शासक हुआ करते थे जयचंद गढ़वाल। इसकी पुत्री थी सुयोगिता। जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी सुयोगिता। सुयोगिता का चल रहा था स्वयंवर। और स्वयंवर में इंटरेस्टिंग कहानी है इधर कि जयचंद कट रहा था बहुत ही किससे? पृथ्वीराज से। उसने गेट के बाहर रक्षक के रूप में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति मतलब रखवा दी, और पृथ्वीराज को आमंत्रित भी नहीं किया स्वयंवर में। देश विदेश से राजा आए हुए थे। जब बात पृथ्वीराज चौहान को पता चल जाती है तो आ जाते हैं वो, और सुयोगिता को स्वयंवर से उठा ले जाते हैं। कौन? तो पृथ्वीराज थर्ड।
पृथ्वीराज इन्हीं कामों में व्यस्त थे, तभी मोहम्मद गोरी, इसका मूल उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना करना। ठीक है, तो गोरी का मूल उद्देश्य मुस्लिम शासक की स्थापना करना, और उसी के तहत वह है वो आ गया कहाँ? तो भारत में। दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1170 में सोमेश्वर बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा जिसने लिखवाया था, और उसकी अचानक मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में उसकी पुत्री का पुत्र, कर्पूरी देवी का पुत्र पृथ्वीराज चौहान है वो शासक बनता है, और उसे प्यार से राय पिटारो भी कहते हैं। उन्होंने राजा बनने के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई थी। गोरी का मूल उद्देश्य भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करना था। कोशिश तो करेगा ही वो। देखो दोस्तों, ये है अपना भारत। गोरी प्रथम बार इधर से आता है। इधर शासक कर रहे थे मूलराज सेकंड। बात है भाइयों 1178 की। इधर थे मूलराज सेकंड, ये भी छोटे थे, तो उनकी संरक्षिका थी मां नायिका देवी। और उन्हीं के संरक्षण में मूलराज शासन कर रहे थे। गोरी अटैक कर देता है, लेकिन गोरी बुरी तरह पराजित हो जाता है। कौन? गोरी। इस युद्ध को कहते हैं आबू या अहिलवाड़ा का युद्ध। गोरी की भारत में प्रथम बार पराजय होती है, और पराजय भी ऐसी एकदम बुरी तरह से, मतलब कि ये रास्ता ही भूल जाता है, इधर से आता ही नहीं है दूसरी बार। ठीक है, ऐसी पराजय कर देते हैं। और वैसे भी मूलराज के सर पर साक्षात उसकी मां का हाथ था, तो वो कैसे हार सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर से गोरी प्रयास करा 1191 में। गोरी ने प्रयास करा फिर से 1191 में। भाइयों 1191 में अपन आते हैं, तो अपन को एक चीज देखने को मिलती है। पहले तो देख लीजिए, ये दिल्ली है और ये है अजमेर, राजस्थान का हृदय भी कहते हैं इसे। इधर शासन कर रहा था पृथ्वीराज चौहान। गोरी आया इसी रास्ते। गोरी और पृथ्वीराज के मध्य 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज और गोरी दोनों आमने सामने, और ये बराबरी का युद्ध होने वाला था। धुआंधार युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज ने अपनी अदम्य शक्ति लगा दी, और पृथ्वीराज ने अपनी वीरता और साहस का प्रदर्शन किया, जिसमें जीत गया कौन? तो पृथ्वीराज। तराइन के प्रथम युद्ध में जीता कौन था? तो पृथ्वीराज। दोस्तों 1178 में गोरी आया था गुजरात में मूलराज सेकंड, जिसकी संरक्षिका मां नायिका देवी थी, उसके सामने आबू या अहिलवाड़ा का युद्ध होता है, जिसमें गोरी की बुरी तरह से पराजय होती है। 1191 में पृथ्वीराज है और उसके सामने गोरी, दोनों के मध्य धुआंधार युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें जीत जाते हैं पृथ्वीराज जी और हार जाता है मोहम्मद गोरी। लेकिन मन के हारे हारे, मन के जीते जीत 1192 में गोरी वापस आता है।
1192 में फिर से धुआंधार युद्ध होता है और 1192 में पृथ्वीराज की तरफ से कमी ये रह जाती है कि उन्होंने तुरंत युद्ध की तैयारी शुरू नहीं की थी और गौरी बदला लेने के बाद से एकदम धुआंधार आ गया था। तो भी पृथ्वीराज ने उनकी अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया और अंतिम क्षण तक उसके सामने सिर नहीं झुकाया, गौरी के सामने। गौरी ने बंदी बना दिया गया, किसको? तो पृथ्वीराज को। इनमें जीता कौन? तो गौरी, हार गया पृथ्वीराज। बंदी बना दिया, बंदी बनाकर अंधा कर दिया, अंधा करके ले गए गजनी, वहां हो गई मृत्यु और वही है समाधि। दोस्तों 1192 से 1194 तक, अब 1192 से 1194 तक इधर शासन कर रहा था पृथ्वीराज का सुपुत्र गोविंदराज। लेकिन 1194 के बाद मोहम्मद गौरी ने इसका शासन है वो सौंप दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसी बात से नाराज होकर गोविंद राज चला गया रणथंभौर। पृथ्वीराज की मृत्यु तो हो गई, लेकिन उन्होंने कार्य बहुत ही अच्छे किए थे। पृथ्वीराज ने अजमेर में साहित्य विभाग की स्थापना की थी। और उसी विभाग में अध्यक्ष थे पद्मनाथ। पृथ्वीराज स्वयं ही एक बहुत ही बड़ा विद्वान था। उसके विद्वान तो था ही और विद्वानों का आश्रय दाता भी था। उसके साथ में वो एक वीर योद्धा, वीर शासक था। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते थे। पृथ्वीराज के दरबार में 4 कवि हुआ करते थे, नागेश्वर, जनार्दन, जयानक और चंद्रबरदाई। दोस्तों नागेश्वर, जनार्दन, जयानक और चंद्रबरदाई, उनमें से जयानक भट्ट ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज विजय। इसमें तराइन के युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। तराइन के युद्ध का वर्णन मिलता है। और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरता का सचित्र चित्रांकन किया है। और चंद्रबरदाई ने एक उक्ति सुनी होगी आपने, 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, वो इसी रचना में है। पृथ्वीराज तृतीय के काल में ख्वाजा साहब अजमेर आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
यहां है वो अजमेर आए थे। ख्वाजा साहब अजमेर क्यों आए थे उसके पीछे भी एक मतलब स्टोरी ऐसे भी कहते हैं कि गौरी है वो बार बार पराजित हो रहा था उस दौरान, इसीलिए गौरी ख्वाजा साहब को साथ में लेकर आता है, जिसके कारण वो जीत जाता है। दोस्तों ये लगभग चौहानों का इतिहास में जो भी इनके प्रमुख शासक थे वो समाप्त हो गए हैं। अगले वीडियो में अपन चौहान वंश की विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान आदि के बारे में अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।